हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वहां से वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। आज का हमारा हेडिंग है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। और आपने पिछले अध्याय में भारतीय समाज के बारे में जाना, भारतीय समाज के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनसांख्यिकीय का मतलब क्या होता है। आपके एग्जामिनेशन में इसका डिफिनीशन भी पूछा जाता है। तो जनसांख्यिकीय कहने का मतलब होता है, अगर आप इसका अंग्रेजी वर्ड देखें तो अंग्रेजी में इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसांख्यिकीय का डिफिनीशन होता है कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। सुव्यवस्थित कहने का मतलब हो गया कि सिस्टमेटिक, यानी कि डेमोग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यानी जनसंख्या का क्या है, तो एक सिस्टमेटिक अध्ययन है। अब सिस्टमेटिक का मतलब समझिए, जैसे अभी हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई करते हैं, अभी इस वीडियो को आप देखिएगा, इसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसका नोट्स कॉपी में बनाइएगा, फिर उस नोट्स को आप रिवाइज कीजिएगा, मतलब कि हर काम को अच्छे तरीके से कीजिएगा। यही होता है सुव्यवस्थित, यानी कि एक ऑर्डर में, एक रेगुलरली सिस्टम के जरिए किसी भी कार्य को करना। तो यहाँ पर जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। द डेमोग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। तो ध्यान रखिएगा, इसका डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो ये डेमोग्राफी जो वर्ड है, वो यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस, डेमोस का मतलब होता है कि लोग, तथा ग्राफिन, ग्राफिन का मतलब होता है कि वर्णन, यानी कि लोगों का वर्णन। डेमोग्राफी का अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखें, डेमोग्राफी शब्द का अगर आप अर्थ देखें विस्तार रूप में, तो होता है कि लोगों का वर्णन। तो हम लोग इसमें लोगों के वर्णन के बारे में जानते हैं। अब लोगों का वर्णन भी जो होता है वो दो तरीके से यहाँ पे आपके बुक में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपुल, एक जनसंख्या आकार में परिवर्तन के आधार पर, और एक जनसंख्या संरचना पर, यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन साइज पे आपका एक बताया गया है, और एक आपका स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन पे बताया गया है। अब जनसंख्या आकार में परिवर्तन की अगर बात करें तो इसमें आपका जन्म आ गया, मृत्यु आ गया, प्रवास आ गया। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन हुआ। आकार में परिवर्तन करने का मतलब कब जनसंख्या बढ़ा, कब जनसंख्या कम हुआ, तो यहां से आप समझिएगा, यानी कि इससे कौन कौन रिलेटेड हो गया, जन्म, मृत्यु, प्रवास। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। और वीडियो अगर आपको समझ में आना है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए हर समय मतलब तत्पर रहूँगा कार्य करने के लिए। चलिए जनसंख्या संरचना की बात कर ले, तो ये आपका इसमें लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। और देखिए जो सोशियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, ये आप समझिए कि इसमें सारे सब्जेक्टों का समावेश है। कभी आपको ज्योग्राफी से मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आपके ज्योग्राफी के मिलेंगे। तो जिन्होंने ज्योग्राफी लिया है उनके लिए सोशियोलॉजी समझना आसान है। तो यहाँ पर लिंग अनुपात आप समझते हैं, लिंग अनुपात करने का मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि ये जनसंख्या संरचना आपके सेक्स रेशियो पर, यानी स्त्री पुरुष की संख्या पर भी क्या करता है, यहाँ पर डिपेंड करता है। लोगों का वर्णन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और हमें लोगों के वर्णन से, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपुल से क्या क्या पता चलता है, जन्म के बारे में पता चलता है, मृत्यु, प्रवसन, लिंग अनुपात आदि का अध्ययन इसमें क्या किया जाता है, तो किया जाता है। डेमोग्राफी में हम लोग जन्म, मृत्यु और लिंग अनुपात, यानी कि जनसंख्या का क्या है, तो एक सुव्यवस्थित अध्ययन है। कहने का मतलब कि इसमें सारे चीजों के बारे में हमें पता चलता है कि हाँ आपके यहाँ कितने शिक्षित लोग हैं। जनगणना होता है तो पता चलता है कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, आपके घर में क्या, किस चीज की क्या दशा है, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं। तो ये एक सुव्यवस्थित अध्ययन है आपका जनसांख्यिकीय, यानी कि ये आप कह सकते हैं डेमोग्राफी। और यहाँ पर जनसांख्यिकी के प्रकार आपके बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पे दो बताए गए हैं, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी, जिसे आप आकारिक को कहते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी। इसमें जनसंख्या के आकार यानी कि मात्रा का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नाम से ही आपका यहाँ पे इसका रिलेशन है। इसमें जनसंख्या के आकार यानी मात्रा, यानी कि ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव आपका डेमोग्राफी हो गया। तो इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन करते हैं, यानी कि फॉर्मल डेमोग्राफी में आपका आता है आकार और मात्रा का, इसमें क्या किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, सारे के सारे टर्म्स आपके सिंपल है। आप इसे चाहेंगे, आप इसे बहुत ही कम कंसेप्ट में आप इसे याद रख सकते हैं, और अच्छे खासे कंसेप्ट के साथ भी याद रख सकते हैं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि आप कौन से बोर्ड को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, अभी एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी कहने का मतलब होता है कि आपके सारे जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं और सीबीएसई बोर्ड हैं, ये सभी के लिए मान्य है, आप लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि जब बात आई तैयारी की, तो जो भी गेस क्वेश्चन होगा वो आपको उस समय दिया
जाएगा जब आपका एग्जामिनेशन आएगा, जिस बोर्ड का जब एग्जामिनेशन आएगा उस टाइम आपको दे दिया जाएगा। तो आंकड़िक जनसंख्या यानी फॉर्मल डेमोग्राफी की बात मैं कर रहा था, तो यहाँ पर आप समझ गए। सामाजिक जनसंख्या यानी कि सोशल डेमोग्राफी, दो तरह के डेमोग्राफी के बारे में बताया गया है। ऐसे डेमोग्राफी के बहुत प्रकार होते हैं लेकिन दो तरह के आपको बताया गया। सोशल डेमोग्राफी, इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। सोशल यानी कि समाज से रिलेटेड है, और समाज में आपका क्या आ जाएगा, सामाजिक आ गया, आर्थिक आ गया, राजनीतिक आ गया, यानी कि सभी पहलुओं को देखते हुए चलना है ना। तो इसमें आपका सोशल डेमोग्राफी आता है, सामाजिक जनसांख्यिकी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जनसांख्यिकी का डिफिनीशन भी याद हो गया होगा, आपको आकारिक जनसांख्यिकी क्या होता है, सामाजिक जनसांख्यिकी क्या होता है, ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र में जनसांख्यिकी का क्या महत्व है। तो देखिए, कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी टू सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में जनसांख्यिकी का क्या यहाँ पे इसका महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले समाजशास्त्र का उद्भव, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ज़्यादा मतलब समय नहीं हुआ समाजशास्त्र को उद्भव हुए। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ। तो अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ हमें भी फायदा होना चाहिए। आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए ताकि उस वीडियो का भी व्यूज बढ़े। चलिए, यहाँ पर समाजशास्त्र का उद्भव, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी यहाँ पे होता है। समाजशास्त्र के जनसांख्यिकी का महत्व यहाँ पे आपने देखा। समाजशास्त्र के अलग विषय के रूप में पहचान, यानी कि सक्सेसफुल एस्टैब्लिश्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। तो आप यहाँ पे इससे समझिए, कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के पश्चात यूरोप में उत्पन्न हुई दो घटनाएं। एक आपका परिणाम स्वरूप अगर आप कहें तो राज्य का विस्तार, यानी इम्पैक्ट ऑफ राज्य के विस्तार में भी कुछ इम्पैक्ट पड़े, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो हुआ यहाँ पे, राजनीतिक संगठन के रूप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। मतलब कि एक राजनीतिक संगठन के रूप में राष्ट्र राज्य बने। कहाँ पे, तो 18वीं शताब्दी के यूरोप में। तो ध्यान रखिएगा, यूरोप में दो घटनाएं हुई थी। परिणाम स्वरूप पहला जो हुआ कि राजनीतिक संगठन के रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो गई, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट एज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको फास्ट लगे वीडियो तो उसको स्लो मोड में कर लीजिए, अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो उसे फास्ट मोड में कर लीजिए और देख लीजिए। और नेक्स्ट जो आपका था यहाँ पे, आंकड़ों से संबंधित यानी आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की स्थापना। देखिए क्या क्या हुआ, राजनीतिक संगठन के रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई और आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की स्थापना हुई। अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ने जाइएगा, और सोशियोलॉजी के लिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक ही प्रीफर करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट है सोशियोलॉजी के लिए। और आप जब समाजशास्त्र के बुक का अध्ययन करने जाइएगा तो आपका एक भी ऐसा टर्म्स नहीं होगा जो कि आपका छूटा हुआ होगा। आप देखिएगा बुक को पढ़ के, जो जो टर्म्स मैं पढ़ा रहा हूं वो सारे के सारे टर्म्स वहां पे आपको दिए हुए रहेंगे। हाँ, वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे मैं आपको नोट्स के रूप में पढ़ा रहा हूँ। बस यही डिफरेंट है, नोट्स के रूप में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा ताकि आप कॉपी में अच्छे से नोट्स बना सकें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे नीचे दिया गया है, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, तो आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ के कि क्या राज्यों के विस्तार में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे बात आता है कि जन स्वास्थ्य प्रबंध का वहां पे क्या हुआ, विकास हुआ। जन स्वास्थ्य यानी लोगों के स्वास्थ्य के प्रबंधन का वहां पे विकास हुआ जनसांख्यिकी के कारण। जब पता जनसंख्या किया गया, जनगणना किया गया, सर्वेक्षण किया गया, उसके बाद राज्य का विस्तार हुआ, और राज्य के विस्तार में कौन कौन से पहलू वहां पे साथ दिए। तो पहला यहाँ पे कहता है कि जन स्वास्थ्य प्रबंध का विकास हुआ। पुलिस और कानून व्यवस्था का अनुपालन किया गया, यानी कि पुलिस और कानून व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने का यहाँ पे प्रण किया गया, मतलब एक तरह से लोगों ने यहाँ पर माना। थर्ड है हमारा कृषि एवं उद्योग संबंधी आर्थिक है। देखिए, कृषि में भी लोगों को संबंध में आर्थिक उन लोगों को मदद मिलने लगा। कराधान यानी कि टैक्सेशन, टैक्स का मतलब समझते हैं, राजस्व उत्पादन में जागृति, यानी कि राजस्व के उत्पादन में क्या हुआ था, जागृति आता। तो ये पांचों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ स्टेट में वहाँ पे 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या कुछ हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि यूरोप ने जब वहाँ पे 18वीं शताब्दी में यूरोप में दो घटनाएं उत्पन्न हुई। तो 1790 में अमेरिका में पहली आधुनिक किस्म की जनगणना की गई। कब, ध्यान रखिएगा, 1790 में अमेरिका में। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके लिए
लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगा। तो 1790 में अमेरिका में पहली आधुनिक किस्म की जनगणना की गई, यानी कि द अमेरिकन सेंसस ऑफ 1719 वाज प्रोबेबली द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस, यानी कि सबसे पहली बार। और 18वीं शताब्दी के इसी पद्धति को यूरोप द्वारा भी क्या किया गया, तो अपनाया गया। मतलब जो अमेरिका ने किया उसी आधुनिक पद्धति को यूरोप ने भी अपनाया। और भारत में भी उस टाइम समझिए अंग्रेजों का काल चल रहा था, तो भारत में जनगणना अंग्रेजों द्वारा 1867 से 72 के बीच स्टार्ट की गई, यानी प्रारंभ की गई, यानी कि भारत में भी जनगणना की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा यहां से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहां से दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट कि 1790 में अमेरिका में पहली आधुनिक किस्म की जनगणना की गई और 18वीं शताब्दी में इसी पद्धति का यूरोप द्वारा भी क्या किया गया, तो यूरोप ने भी इस पद्धति को अपनाया। समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जहां कहीं भी दिक्कत हो किसी पॉइंट में आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे दूंगा। अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसके कारण मैं आपका लाइव चैट नहीं दे सकता हूं। तो चलिए, इन इंडिया सेंसस बिगेन टू बी कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। जनगणना से क्या होता है, सर्वेक्षण से क्या होता था, जैसे कोई क्षेत्र है उस क्षेत्र पे मतलब जानेंगे हम लोग कि वहां के क्षेत्र का क्या डेवलपमेंट है, क्या विकास है, और उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकस ज्यादा कर सकते हैं और वहां की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। जैसे कैसे होता है, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ के लोग पढ़े नहीं है तो वहाँ पे शिक्षा दिया जाएगा। जैसे आपने यूरोप में देखा, 5 मैंने पहलू आपको दिखाया, 5 पॉइंट्स मैंने आपको दिखाया। तो 1881 से भारत में हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। मतलब पहली जनगणना जो हुई 1867 से 1872 के बीच में अंग्रेजों ने प्रारंभ की। उसके बाद इंडिया में रेगुलर 10 ईयर का जो जनगणना हुआ वो कंडक्ट किया गया। कब से, तो 1881 से इसकी शुरुआत हो गई। भारत में हर साल 10 वर्ष के बाद, हर 10 वर्ष बाद क्या होता है, जनगणना किया जाता है। और आपके एग्जामिनेशन में एक बार प्रश्न पूछा था तो ध्यान दीजिएगा, 1951 से 2020 तक कुल 7 10 वर्षीय योजनाएं जनगणनाएं की जा चुकी है। यानी कि अब से मतलब 1951 से अगर हम लोग बात करें 2020 तक, 2021 की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2020 तक, 2021 की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी कोरोना आ गया था। 2021 में जनगणना होने वाला था क्योंकि 2011 में हुआ था, समझिएगा 2011 में जनगणना हुआ था। तो 2011 के बाद 10 अगर आप जोड़िएगा तो 2021 आएगा। तो 2011 का ही जनगणना अभी हमारे लिए लेटेस्ट है। अभी कोरोना का अगर माहौल शांत होता है तो 2022 में उम्मीद है कि जनगणना आपकी होगी। तो उसके अनुसार फिर सब सारा चीज़ बदल जाएगा, आपको बहुत सारे चीज़ पढ़ने को मिलेंगे और करंट अफेयर्स में आप पढ़िएगा। तो कहता है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है कि 1951 से 2020 तक कुल कितने 10 वर्षीय जनगणना की जा चुकी है। तो आपको याद रखना है 7 और 2022 में होगा। तो अभी तो आपको याद ही रखना है। जो बच्चे 2023 में इस वीडियो को देखेंगे तो अगर 2022 में हो जाए तो आप यहाँ पर संख्या बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप साथ ही याद रखिएगा। अब जनसांख्यिकीय आंकड़ों से क्या फायदे थे? फायदा यही था कि आप वहाँ के राजनीतिक स्थिति को देख सकते हैं, वहाँ के सामाजिक स्थिति को देख सकते हैं, उस क्षेत्र पे आप जोर देकर उस क्षेत्र के विकास की ओर आप कार्य कर सकते हैं। यही इसके फायदे थे। और इससे फायदा यह भी चलता है कि लिंग अनुपात का पता चलता है, जन्म दर का पता चलता है, मृत्यु दर का पता चलता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का पता चलता है। आप इस चैप्टर में लास्ट में आप सारे टर्म्स को पढ़ेंगे कि लिंग अनुपात क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग वेट कीजिएगा। आप तो पार्ट 1 बन रहा है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बनेगा और मे बी वो आपका लास्ट पार्ट होगा। तो जनसांख्यिकी संबंधी कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, कुछ संकल्पनाएं भी दिए गए हैं। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अभी आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं लेकिन आपने क्लास 10th में आपका साइंस आपको पढ़ने के लिए मिला है, तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा न्यूटन्स का नियम, आपने वहाँ पर बहुत सारे ग्रेविटी के नियम पढ़े हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे साउंड आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ नियम पढ़ा होगा। तो उसी तरह से यहाँ से भी कुछ सिद्धांत दिए गए थे, कुछ संकल्पनाएं दिए गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका नाम आता है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, यानी जनसंख्या वृद्धि पे माल्थस ने कुछ अपना कि विचार दिया, कुछ सिद्धांत बनाया। उसी सिद्धांत को हम लोग पढ़ना है। जैसा कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं, ये पिक्चर आपका किसका है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस का। देखिए जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, मैं कहूँगा कि आप व्हाट्सएप पे क्या लगाते हैं, स्टेटस में आप पुट करते रहते हैं, गाना उना पुट करते हैं। उससे अच्छा है कि आप अपने बुक को खोलिए, कुछ उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे पुट कीजिए, उससे आपको याद भी होगा। और नहीं आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करता हूँ, ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो आप खुद से इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिनका जन्म हुआ था 1766 में और उनकी मृत्यु 1834 में। और आप इनका तस्वीर देख लीजिए, हालांकि मैं कोई स्केचिंग नहीं करूंगा, नहीं तो इनका जो नक्शा है वो बिगड़ सकता है। और माल्थस ने कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी, समझ लीजिए
कैम्ब्रिज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और ईसाई पादरी बनने का प्रशिक्षण लिया था। बाद में उन्हें लंदन के पास हैलीबरी में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह कॉलेज उस समय प्रशासनिक भारतीय सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज के भावी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र था। मतलब कि माल्थस ने जहां से शिक्षा प्राप्त की थी और माल्थस जो थे वो जहां के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यह कॉलेज जो था उस समय सिविल सर्विसेज, यानी जो अभी आप कहते हैं आप लोगों का जुनून रहता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, उन लोगों के लिए मतलब इन्होंने सिविल सर्विसेज वहां पर ज़्यादा तैयारी कराई जाती तो वहां प्रशिक्षण दिया जाता था। अब आते हैं हम लोग माल्थस की थ्योरी पे बात करते हैं कि भाई माल्थस का क्या थ्योरी था। तो इस पे पहले सबसे पहले थोड़ा सा माल्थस के बारे में भी जान लीजिए। कहता है कि जनसांख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ तो आपको अच्छा लगेगा, सिद्धांतों में एक सिद्धांत अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1766 में जन्म हुआ, 1834 में इनकी मृत्यु हुई के नाम से जुड़ा है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो उनके जनसंख्या विषयक निबंध एस्से ऑन पॉपुलेशन यानी एस्से ऑन पॉपुलेशन जो कि 1718 में स्पष्ट किया गया है कि जो एक तरह से निराशावादी सिद्धांत था। उनका कहना था कि मनुष्य की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है, उसकी दर की तुलना से अधिक तेजी से बढ़ती। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ये मैंने एनसीईआरटी का लिया था, कुछ तस्वीर यहाँ पे और कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ पे उसका स्नैपशॉट लिया था, उस स्क्रीनशॉट लिया था उस पीडीएफ का, लेकिन मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाए हैं इसके ऊपर, तो उससे हम लोग समझते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। तो देखिए कहते हैं कि माल्थस ने एस्से ऑन पॉपुलेशन नामक पुस्तक में एस्से ऑन पॉपुलेशन में स्पष्ट किया, पुस्तक नहीं कह सकते बट एस्से ऑन पॉपुलेशन में निबंध था, तो एस्से ऑन पॉपुलेशन में इन्होंने निबंध लिखा है एस्से ऑन पॉपुलेशन पे, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया, 1788 में लिखे थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब लिखे थे, तो 1788 में। तो उन्होंने ये जो इनका सिद्धांत था निराशावादी सिद्धांत था, मतलब इससे कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं था, निराशावादी सिद्धांत इसे बाद में कहा गया। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या था भाई, तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस कहते थे, देखिएगा थोड़ा कट गया है क्या, नहीं दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, जनसंख्या जियोमेट्रिक अनुपात से बढ़ती है। ज्योमेट्रिक अनुपात कहने का मतलब हो गया कि जनसंख्या मान लीजिए आज 2 करोड़ है, तो कल क्या हो जाएगा 4 करोड़, मतलब बढ़ेगा तो 4 करोड़, और 4 के बाद इसमें 2 नहीं, 4 के बाद 8, यानी कि जो होगा डबल हो जाएगा। यहाँ 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, अब बात कर ले 8 का डबल यहाँ पे तो 16 हो गया, 16 का डबल क्या हो गया तो 32 हो गया। ये कहते थे कि जनसंख्या जो होता है वो ज्योमेट्रिक आधार पर बढ़ता है, ज्योमेट्रिक अनुपात से बढ़ती है, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, तो इस तरह से उन्होंने बताया। और उन्होंने खाद्य के बारे में बताया, खाद्य उत्पादक के बारे में, कि इसका जो वृद्धि होता है वो समानांतर होता है। एपी आपने पढ़ा है, एपी आप पढ़े होंगे, तो एपी में आपने क्या पढ़ा है, कॉमन डिफरेंस रहता है, डी का मान क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, उसी को हम लोग एपी कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो खाद्य उत्पादक होते हैं, जो खाद्य सामग्री उत्पादन किए जाते हैं, उसका जो वृद्धि होता है वो गणितीय रूप में होता है। जैसे 2 के बाद 4 बढ़ा, देखिए 2 2 ऐड हुआ इसमें, 4 के बाद 2 बढ़ा यानी 6 हुआ, 6 के बाद 2 बढ़ा 8 हुआ, 8 के बाद 2 बढ़ा 10 हुआ। इस तरह से इन्होंने अपनी एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत इन्होंने क्या दिया, अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, पूछ दे कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस की जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत बताइए, तो आप बताइएगा कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस की जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में कहा गया कि जनसंख्या जो होती है वो ज्योमेट्रिक रूप से ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था 2, 4, 8, 16, 32 से। और खाद्य उत्पादक के उन्होंने बारे में बताया कि इसकी वृद्धि जो होती है वो एपी के फॉर्म में यानी गणितीय रूप में समांतर श्रेणी के रूप में होती है। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इस तरह से होता है। यानी कि तो क्या हुआ इसमें आप देखिएगा कि जनसंख्या की वृद्धि क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, और खाद्य उत्पादन की वृद्धि तो कम हो जा रही है। कहाँ लोग यहाँ पर अगर आप बात करें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और 5th स्टेज की, तो यहाँ पर 32 पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पर 5वें स्टेज में देखिए क्या पहुंच रहा है, 1 2 3 4, 5वें स्टेज में यहाँ पे 10 ही पहुंच रहा है। यानी कि जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है और खाद्य उत्पादन कितनी धीरे धीरे यहाँ पर खाद्यों का उत्पादन हो रहा है। तो माल्थस ने यही सिद्धांत दिया था। इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है, ऐसा माल्थस का मानना था। ठीक है,
हालांकि आपने देखिए, आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो कुछ ना उनका गुण होता है, तो कुछ उनका अवगुण होता है, कुछ उनके लिमिटेशंस होते हैं। जैसे क्लास 11th की बात करूं, उसमें पढ़ना है आपको, अगर केमिस्ट्री में डोबराइनर ट्रेट्स के बारे में क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, तो उसके लिमिटेशन के बारे में पढ़ा होगा। नील बोर ने किस तरह से वहाँ पे एटम के बारे में बताया, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, तो वहाँ पर भी उसके कुछ लिमिटेशंस आपको पढ़ने के लिए मिले होंगे। तो यहाँ पर कहता है कि जनसंख्या का व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है, ऐसा माल्थस का मानना था। हालांकि इसका लिमिटेशन भी है, इसका लोगों ने विरोध भी किया, तो वही मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए, और उन्होंने नियंत्रित किए जाने के लिए उन्होंने कुछ उपाय भी बताए थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी का 2.1 बॉक्स पढ़ा देता हूं, क्योंकि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी समझ लीजिए। मैं कुछ नोट्स अपने से भी बनाता हूं, तैयार करता हूं, जाके आपको समझ में आए, और कुछ मुझे लगता है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, उसे भी मैं लेकर आता हूं। तो कहता है कि जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी द्वारा मनुष्य के भरण पोषण के लिए उत्पादन करने की उसकी शक्ति से इतनी अधिक होती है कि मानव प्रजाति को किसी न किसी रूप में असामयिक मृत्यु का सामना करना ही होगा। माल्थस कहते थे कि देखिए, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी, इतनी तेजी से बढ़ती है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, खाद्य सामग्री का उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो मनुष्य है, जो यहाँ की जनसंख्या है, उसे असामयिक मतलब बिना समय के मृत्यु का सामना करना ही होगा, ऐसा माल्थस का मानना था। मनुष्यों के दुर्गुण ही जनसंख्या को घटाने के सक्रिय और सक्षम कारक हैं। दुर्गुण, वे विनाश की विशाल सेना के अग्रणी होते हैं और अक्सर यह भयंकर कार्य स्वयं ही संपन्न कर देते हैं। समझिएगा, इनका यह मानना था। लेकिन यदि वो अपने इस विनाशकारी संग्राम में असफल हो जाते हैं तो फिर बीमारियां, महामारियां, घातक रोग और प्लेग आदि भयंकर रूप उनका स्थान ले लेते हैं। कहते हैं कि अगर लोग क्या होते हैं, जनसंख्या रोकने में भी सक्षम हो जाते हैं, तो जो महामारी है, जैसे कि आप इन्होंने नाम बताया था, जैसे प्लेग हो गया, अभी इन्होंने कोरोना, इनके टाइम था नहीं, तो कोरोना के बारे में ये बताते कहाँ से, तो कोरोना का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। हालांकि अगर हम लोग अपने दृष्टि से देखें तो माल्थस का भी बात कहीं ना कहीं कुछ तो सत्य होता है। तो माल्थस कहते हैं कि यदि वे विनाशकारी संग्राम में असफल भी हो जाते हैं, जनसंख्या बढ़ाने में असफल भी हो जाते हैं, मतलब उनसे नहीं हो पाता है, जैसे देखिए विशाल सेना में अग्रणी होते हैं, तो क्या होगा कि बीमारियां, महामारियां, घातक रोग और प्लेग आदि भयंकर रूप उनका स्थान ले लेते हैं और हजारों लाखों लोगों का सफाया कर देते हैं। फिर भी यदि उन्हें अपनी विनाशशीलता में पूरी सफलता नहीं मिलती तो व्यापक विनाशकारी अकाल आ जाता है, उनकी सहायता के लिए आ धमकता है। मतलब कि विनाश करने के लिए अगर महामारी मतलब लोग नहीं विनाश करेंगे तो क्या आएगा, महामारी आएगा। महामारी अगर विनाश नहीं करेगा, ये माल्थस का मानना था, तो अकाल आएगा, मतलब किसी तरह से असामयिक मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा माल्थस कहते थे। समझिएगा, और अपने घातक वज्रपात से चोट पहुंचाकर बस उतने ही लोगों को जिंदा छोड़ता है जिनके लिए दुनिया में खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में होती है। यानी इससे आप कह सकते हैं उनका जो दृष्टिकोण था वो प्रकृति पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो एसे ऑन पॉपुलेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, तो याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के प्रकारों के बारे में बताया था कि किस तरह से जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए। तो चलिए उस पॉइंट पे भी हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए माल्थस ने, ऊपर ही कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ, माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकारों के प्रतिबंध का उल्लेख किया, सगेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन के कंट्रोल पर उन्होंने कुछ सगेशन दिया। क्या, तो पहला उनका था कि प्राकृतिक अवरोध, यानी कि पॉजिटिव चेक, जैसे अकाल हो गया। जनसंख्या नियंत्रण के उन्होंने 2 पहलू बताए जी, कौन कौन से, तो पहला प्राकृतिक अवरोध, दूसरा कृत्रिम अवरोध। अब प्राकृतिक अवरोध में हो गया पॉजिटिव चेक, जैसे अकाल आकर मृत्यु, अकाल आएगा, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, बीमारी होगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, जनसंख्या का नियंत्रण होगा, लोग बहुत ही मात्रा में मरेंगे। तो ऐसा मानना था माल्थस का, उन्होंने सगेशन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल पे दिया था। और दूसरा था कि प्रिवेंटिव चेक, मतलब जैसे बड़ी उम्र में विवाह, जैसे आप बड़ी उम्र में, छोटे उम्र में विवाह कर लीजिएगा, मात्र 20 साल के हैं और शादी कर लीजिएगा, तो बच्चा तो अनाधून होना है ना। अब बड़ी उम्र में कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम बच्चे होंगे, कम पॉपुलेशन होगा। हमारे दो का अभी चल रहा है, अपने यूपी का भी माहौल देखे होंगे आप, यूपी में किस तरह से चल रहा है कि जो 2 लोग होंगे वही इलेक्शन लड़ेंगे, जिनके 2 बच्चे होंगे वही इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह से अभी हमारे यहाँ माहौल क्रिएट हो चुका है। तो कहता है, माल्थस कहते हैं कि बड़ी उम्र में विवाह, यौन संयम, जैसे कि सेक्स जो होता है, ये यौन संयम भी आपके लिए क्या होता है, एक जो जनसंख्या है इसमें रुकावट
पैदा करता है, जिसके लिए कुछ नियम भी आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे। कुछ चीज़ का उपयोग करके हम लोग प्रिवेंटिव करके हम लोग इसका रोकथाम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, या ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, बजरंगबली बन जाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए कि ना तो हम शादी करेंगे ना कुछ करेंगे, सन्यासी बन के रहेंगे, अकेले जिएंगे, अकेले मरेंगे, सारा का सारा अपना प्रभु की भक्ति में अपना लीन कर देंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। प्रभु की भक्ति में लीन नहीं किया तो क्या कीजिएगा, ब्रह्मचर्य बन के जब बाल बच्चे रहेंगे ही नहीं तो किनके लिए कमाइएगा, कमाइएगा ही नहीं। यहाँ पर थॉमस माल्थस के सिद्धांत की आलोचना भी की गई। मैंने आपको बताया था कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ आलोचना है। जैसे यहाँ पर आप बात कर ले हम लोग, मार्क्सवादी और उदारवादियों का कहना था कि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसा कि यूरोप में हुआ। यूरोप में हुआ था क्या, जनसंख्या जितना नहीं बढ़ा उससे ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन हो जाता था। तो मार्क्सवादियों ने इनकी बातों को क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया और कहा कि ये भाई जरूरी नहीं ना है। मार्क्सवादियों और उदारवादियों का कहना था कि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसे कि यूरोप में हुआ। यानी कि लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ऑफ असर्टिंग दैट पॉवर्टी वाज काउज्ड बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले हम लोग दोस्तों, देखिए गरीबी और भुखमरी जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक असमान वितरण के कारण फैलती है। मतलब जो उनका मानना था कि जो गरीबी और भुखमरी है वो जनसंख्या वृद्धि से नहीं बढ़ती है, आर्थिक असमान वितरण के कारण। जैसे आर्थिक असमान कहने का मतलब हो गया कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनको और ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, जिनके पास कम पैसे हैं उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। जैसे आज की अगर बात कर ले हम लोग, जो अमीर हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं। जो अमीर है जिनके पास अगर मान लीजिए कि 20 कट्ठा खेत है वो 40 कट्ठा कर ले रहे हैं, ठीक ना। लेकिन जो बेचारा गरीब है जिसके पास मात्र कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर बनते चला जा रहा है। ऐसा अभी का सिचुएशन है। तो यही कहा गया, गरीबी और भुखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक असमान वितरण के कारण फैलती है, ऐसा मार्क्सवादी और उदारवादियों का कहना था। मार्क्सवादी और उदारवादियों का कहना था कि एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण कुछ चंद अमीर लोग जो कि विलासिता जीवन का आनंद लेते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ जो समाज है वो समाज अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, जिसके कारण चंद अमीर लोग, कुछ अमीर लोग क्या करते हैं, विलासिता यानी कहने का मतलब कि बहुत ही मजा से रहते हैं। कुछ कम लोग ही बहुत ही मजा से रह पाते हैं, जिसके कारण गरीब लोगों को क्या करना पड़ता है, इसका मार झेलना पड़ता है। तो मतलब कि माल्थस की थ्योरी को इन लोगों ने गलत कर दिया। मार्क्सवादी और उदारवादियों का ये कहना था। जबकि बहुसंख्यक लोगों को गरीबों के हालातों में जीना पड़ता है, यानी कि कुछ माइनॉरिटी लोग ही क्या करते हैं, विलासिता का जीवन आनंद पूर्वक जिताते हैं। किसके कारण, तो सामाजिक व्यवस्था के खराब कारण के कारण, अन्यायपूर्ण कारण। और जबकि बहुसंख्यक लोग गरीबों की हालतों में जीना पड़ता है, बहुसंख्यक लोगों को गरीबी के हालतों में जीना पड़ता है। तो वाइल द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वे आर फोर्स्ड टू लिव इन पॉवर्टी। तो चलिए आज ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा आपको पढ़ा दूं चैप्टर को, तो हम लोग इसका और भी जो बचा पार्ट है सेकंड पार्ट में करेंगे दोस्तों। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका नोट्स आप लोग डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, मतलब कि हर तरह से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो निश्चिंत रहिएगा, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।